चैप्टर 1 हमने कल स्टार्ट किया था बट हो नहीं पाया था, ठीक है। तो आज हम करते हैं शुरू। देखो चैप्टर 1 जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपकी साइंस का पहला चैप्टर है। इसका अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। अच्छा आप लोग हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि इनके शॉर्ट नोट्स बना सको, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिख लेना, ठीक है। बाद में आपको रिवाइज करने के काम आएगा। और इसको पढ़ने के बाद आप करिकुलम में जा कर के एनसीईआरटी की पीडीएफ हमने अपलोड की हुई है, वो पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपके पास फिजिकल बुक है, यानी आपने किसी से सेकंड हैंड ले ली है या नई खरीदी है, तो उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, यानी कि आपने देखा होगा फार्मर जो होता है, फार्मर का काम ही होता है एग्रीकल्चर करना। अब उसमें वो करता क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें उगाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स ऑल टुगेदर कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि फसलों को उगाना या फ्रूट्स को उगाना, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर को उगाना, ठीक है। एंड साथ में ही हम कुछ पशुओं को भी पालते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जब कंबाइन होते हैं तो उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अगर किसी को कोई डाउट आए किसी पॉइंट में तो आप लोग हैंड रेज कर देना या मुझे चैट में बता देना कि दीदी मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल, ठीक है। अब फसलें कई प्रकार की भी होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझो फसल होता क्या है। यानी कि जब कभी एक ही तरह के प्लांट बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े खेत में उगाए जाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। मान लो अगर हमने घर में एक गेहूं का पौधा उगाया तो उसको क्रॉप नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है तब उसको क्रॉप कहा जाएगा, ठीक है। तो when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop, ठीक है। यानी कि जब प्लांट्स उगाए जाए एक ही तरह के, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में। देखो बड़ी मात्रा में क्यों उगा रहे हैं हम, बड़ी मात्रा में इसलिए उगाते हैं ताकि उनको हम अपनी पूर्ति भी कर सकें, साथ में उसको हम मार्केट में जा कर के बेच भी सकें, ठीक है। तो जब एक ही तरह के प्लांट्स एक बड़े एरिया में उगाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की, ठीक है, यानी फसल कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, देखो इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। आपको पता है हमारे इंडिया में पूरे साल में अलग अलग सीजन्स होते हैं, कभी बरसात है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, ठीक है। तो उसके ही हिसाब से हमने अपने सीजन के बेसिस पर क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा अब कैसे कैसे किया है वो देखो। सबसे पहला आता है आपका खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो आपकी रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जून से सितंबर के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में जून से सितंबर के बीच में ही बारिश का मौसम होता है। अच्छा आती हैं आपकी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो होंगी
जो आपकी विंटर में यानी कि सर्दियों में उगाई जाएंगी। और इंडिया में सर्दियों का सीजन कब आता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, तो इन क्रॉप्स का जो टाइम इंटरवल होगा वो भी अक्टूबर से मार्च होगा। यानी कि अक्टूबर में हम बीज डालेंगे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी उनकी देखभाल करेंगे। फरवरी, मार्च में आकर के वो फसल पक चुकी होती है और उसको फिर काट लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, जो हम फसल के टाइम पे करते हैं, कब क्या करते हैं किसान, कितने सारे प्रोसेस करते हैं, वो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद थर्ड होती है हमारी जायद क्रॉप। जायद क्रॉप ये शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। ये क्या होता है? ये वो फसल होती है जो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बीच में जो टाइम बचता है ना, उस बीच में उगाई जाती है। ठीक है, अब इसके देखो, ये वो फसलें होंगी जो कम समय में उग जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा तरबूज होता है। तरबूज ना आपको गर्मियों के सीजन में मिलता है, यानी कि मार्च और जून के बीच वाले टाइम पीरियड में ही मिलता है, क्योंकि वो उस टाइम को उगाया जाता है। तो तरबूज एक जायद क्रॉप होती है। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो या मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, वैसे तो इतना फास्ट नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज करना। ठीक है, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। अच्छा, खरीफ क्रॉप के बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि सभी फसलें जो इंडिया में उगाई जाती हैं रेनी सीजन में, ठीक है, यानी कि बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसल को हम खरीफ क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, खरीफ फसलें। अब बरसात का मौसम कब से कब होता है? जून से सितंबर। तो इन फसलों का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड यानी कि जो समय होता है उगाने का, वो जनरली जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, जून में इनको बोया जाएगा, बीज बोते हैं। जुलाई अगस्त में इनकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, और सितंबर में आकर के इन फसलों को काट लेते हैं। तो जून से सितंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में आता है कि खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल दो और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल दो, तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है, तो इसके हैं खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स आपका पैडी। पैडी मतलब धान। धान होता है जो चावल को ही धान बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है मेज, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ग्राउंडनट एंड कॉटन। कॉटन मतलब कपास, जिसमें से रुई निकाली जाती है। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं ये हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब एक बात और सोचो कि ये फसलें वो फसलें होंगी जिनको ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होगी। पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, इसीलिए हमने इनको रेनी सीजन में उगाया है। ठीक है, अच्छा, अगर इन फसलों को हम विंटर में उगा दें तो क्या होगा? इनको ना पानी की कमी होगी और अच्छे से ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे, अच्छे से उग नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स यानी कि रबी फसलें। ठीक है, जो विंटर सीजन में उगाई जाएंगी, यानी कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, यानी ये वो फसलें हैं जो आपके विंटर सीजन में उगाई जाएंगी। और विंटर सीजन इंडिया में कब तक रहता है? मैंने आपको बताया अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, यानी जब सर्दियां चलती हैं, अक्टूबर में शुरू करेंगे और मार्च में इन फसलों को काट लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि ये फसलें जो हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना इजीली इतना अच्छे से समझा रही हूँ। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आए तो हैंड करना। अब इसके एग्जांपल्स देखो एक बार। वीट,
गेहूं, ग्राम यानी चना, पी मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों, लिनसीड, लिनसीड्स आपने देखे नहीं होंगे, अलसी के बीजों को बोलते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है लिनसीड्स। अच्छा, मस्टर्ड देखो जरा, मस्टर्ड मतलब सरसों। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च में या फरवरी के मौसम में जब गांव में विजिट करते हैं या उसके आसपास हम विजिट करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे पीले पीले फूल नज़र आते हैं, ठीक है, हरे हरे खेत, पीले पीले खेत, वो सरसों के खेत होते हैं। तो सरसों जो है आपको उस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है क्योंकि वो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में उगाया जाता है, ठीक है, आपने मूवीज़ वगैरह में बहुत देखा होगा। अच्छा, तो ये दोनों के बारे में मैंने बताया आपको। देखो ये इन दोनों क्रॉप्स के बीच में ना आप डिफरेंस ज़रूर याद रखना कि अंतर क्या है दोनों के बीच, क्योंकि एग्जाम आता है के बीच में खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। तो आपको ध्यान रखना है, खरीफ क्रॉप्स वो होंगी जो रेनी सीजन में उगाई जा रही है और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाएंगी, ठीक है। फिर इनका टाइम पीरियड आपको लिखना है। खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड आपका जून से सितंबर होता है और रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च होता है, ठीक है। टाइम पीरियड भी याद करने की क्या चीज़ है, बस अगर आपको ये पता है विंटर है तो विंटर आपको पता है अक्टूबर से मार्च रहता है, तो वही इनका भी टाइम पीरियड है, ठीक है। इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स पे थोड़ा फोकस करना है, एग्जाम्पल याद करना है आपको। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जायद फसलें, जायद क्रॉप्स, ठीक है। जायद क्रॉप्स जो हैं, एक मिनट, ओके, जायद फसलों के बारे में देखो। फर्स्ट पॉइंट, the crops which are grown between खरीफ and रबी crops are called seasonal crops। मतलब हाँ, इनको seasonal crops भी बोलते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि खरीफ क्रॉप्स तो वो हो गई जो जून से सितंबर है, ठीक है, जून से सितंबर, और रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च। अब देखो मार्च और जून के बीच में ना टाइम बच रहा है। अब इस टाइम पीरियड में, इस समय अंतराल में हम क्या करते हैं, हम कुछ फसलें ऐसी उगाते हैं जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, बहुत जल्दी 1-2 महीने में ही पक जाती हैं और बढ़िया तैयार हो जाती हैं, तो उनको हम जायद फसलें बोलते हैं। और ये उगाई जाती हैं खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच में, ठीक है। यानी कि इन फसलों का टाइम पीरियड क्या होगा, इनका होगा मार्च से जून। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम मार्च टू जून, यानी कि मार्च से लेकर जून के बीच में इनको हम उगा लेते हैं, ठीक है। यानी 2-3 महीने में फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखो कि इसमें क्या होता है, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ, ये जो जायद क्रॉप्स है ना, इसमें ज़्यादातर हम फ्रूट्स उगाते हैं, कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा, जैसे तरबूज, खरबूज, ये जो फल है ना ये कुछ ही टाइम पीरियड में आते हैं और बिकते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जून के बाद ये बिकते नहीं हैं, ठीक है। ये हम सीजनल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर इसी पीरियड में उगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दीज क्रॉप्स मैच्योर अर्ली। देखो फ़ायदा क्या है इन फसलों को उगाने का, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत कम टाइम पीरियड में बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कुकुम्बर, खीरा, खीरा जो है वो आपका जायद क्रॉप होता है, पम्पकिन सीताफल, बिटर गार्ड करेला, वाटरमेलन तरबूज। देखो ये जो फसलें हैं ना, ये इस टाइम पीरियड में यानी मार्च से जून जुलाई तक आपको मिलेगी, लेकिन सर्दियों के टाइम पे मिल तो जाती है ये मार्केट में, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, या रेयरली मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है।
इसीलिए इनको सीजनल कहा जा रहा है। सीजनल यानी कि इनका एक सीजन होता है, और सीजन क्या है इनका, मार्च से जून के बीच में ही ये मिलती है। ठीक है, ओके। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे आपके तीन, कौन कौन से, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। ठीक है, तीनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। जो मेन है आपकी, वो आपकी खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, जायद क्रॉप्स भी याद रखो, बट आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट नॉलेज के लिए याद रखो कि तीसरे टाइप की भी फसल होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं, व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखो अभी तक हमने समझा एग्रीकल्चर क्या होता है, और हमने ये भी समझा कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब अगर हमें फसल उगानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होंगी, क्या क्या काम करने होंगे, उन काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं फार्मर्स। ठीक है, तो वो काम कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, there are several activities which are performed by a farmer over a time period before proper cultivation of crop। इसका मतलब समझो जरा। देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या हम कहें वे सभी एक्टिविटीज़ जो किसान करता है। कब करता है वो, बहुत लंबे समय तक करता है। क्यों? ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी उग सके। यानी कि एक अच्छी फसल उगाने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि कृषि करने के लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सभी आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम फसल उगाने के लिए, मिट्टी लेते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। तैयार करने का मतलब होता है एक तरह से उसमें हम मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, टर्न करते हैं, है ना। मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसमें हम बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा पकने देते हैं, फिर हम काटते हैं। तो ये शॉर्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अभी डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, ये किसान करता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, इसमें क्या करना होता है, वो हल चलाते हैं, प्लफिंग करते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहला काम जो होता है वो प्लफिंग करना होता है। प्लफिंग क्यों करते हैं, ताकि जो नीचे की सॉइल ऊपर आ जाए, ऊपर की नीचे हो जाए, मिक्स अप हो जाए और सॉइल थोड़ी लूज हो जाए। अब मान लो कोई सॉइल हमारे पास मिट्टी पड़ी हुई है, बट वो ऊपर की लेयर बहुत टाइट है, तो उसमें बीज डालोगे तो अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, वो ऊपर ही रह जाएगा, मिक्स नहीं होगा मिट्टी के साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल को थोड़ा सा लूज करते हैं। उलट पुलट करने से बीज उसमें अंदर चला जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोइंग। सोइंग यानी बीज बोना, बीज डालते हैं। अब बीज बोने से भी पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या और बुक्स में भी लिखा हुआ है, कि सबसे पहले बीज बोने से पहले आपको अच्छी क्वालिटी के बीज चुनने होते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के क्यों? क्योंकि देखो, हम इतनी मेहनत करेंगे फसल उगाने के लिए, अगर हमने बीज अच्छी क्वालिटी का, अच्छा हेल्दी बीज नहीं चुना, तो हमारी फसल हेल्दी नहीं होगी। ठीक है, हेल्दी फसल उगाने के लिए हमको हेल्दी बीज भी चुनने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिस्क्राइब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक तैयार करना। ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, हमने मिट्टी ली, मिट्टी में हमने बीज डाल दिया। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, खाद डालते हैं। हाँ, ठीक है, खाद डालते हैं। खाद क्यों डाला जाता है, देखो जिस प्रकार आपको अपने सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन यानी आप प्रोटीन लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, विटामिन लेते हो। क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना हो और हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो, इसलिए लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है, इसी तरह हम प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन देते हैं ताकि उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ठीक है। और उनके न्यूट्रिशन क्या होते हैं? उनके न्यूट्रिशन होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी कुछ मेटल्स उनको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पानी डालना, ठीक है, उनको पानी की सप्लाई करते हैं। पानी क्यों डालते हैं? देखो पानी के थ्रू क्या होता है, पानी के थ्रू जब पानी मिट्टी में जाता है तो उनके न्यूट्रिशन लेने में आसानी होती है, ठीक है। इरिगेशन उनको किया जाता है। फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षित। अभी खरपतवार क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं? देखो जब हम फसल उगाते हैं तो फसल उगाते समय क्या होता है, उसमें ना एक अनवांटेड प्लांट्स यानी एक एक्स्ट्रा घास टाइप की उग जाती है। और वो घास क्या होती है, हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बेकार होती है, उसको हटाना ही पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम उस घास को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रिशन हम प्लांट्स के लिए दे रहे हैं ना, उस न्यूट्रिशन को वो वीड्स भी, वो प्लांट देगा, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो दो हिस्से में बढ़ गया और हमारा प्लांट्स कमजोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरा न्यूट्रिशन हमारा प्लांट्स को मिले, इसलिए हम उस वीड्स को हटा ही देते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कहते हैं। खरपतवारों को हटाया जाता है, उसे खुरपी वगैरह से काट देते हैं घास को जब भी वो उगती है, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों की कटाई। जब इतने सारे प्रोसेस करने के बाद आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काटना होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। अब फसल आपकी पककर तैयार हो गई है, वो कट भी चुकी है, तो उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। कूड़े, वो जो कूड़ा घास वो क्या बोलते हैं उसे, भूसा सा जो होता है, उसमें से सीड्स को अलग करते हैं और उन सीड्स को लेकर के स्टोर कर देते हैं, बड़े बड़े ड्रम वगैरह में हम स्टोर कर देते हैं। ग्रैनरीज होती हैं इसकी, आगे आप पढ़ोगे, जैसे आपने देखा होगा आप लोगों के कईयों के घर में या गाँव में ना बड़े बड़े ड्रम रखे रहते हैं ऊँचे से, बहुत ऊँचे ऊँचे से, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, वो भंडारण होता है, एक तरह से स्टोरेज होता है ग्रेन्स का, ठीक है। तो जब बड़ी मात्रा में हमारे पास सीड्स उग जाते हैं तो हम उनको स्टोर करते हैं। और स्टोर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उनको अपनी ज़रूरतों पर यूज़ कर सकें या फिर उनको हम मार्केट में जा कर के बेच सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अब शॉर्ट में पिक्चर के थ्रू समझो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि होती कौन कौन सी है। अब इसमें आप इस पिक्चर को ध्यान से देखना और समझना। आप इन पर एक पिक्चर है, ठीक है, इसे देखो ध्यान से। इसमें सीरियल वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कब की जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करते हैं। और मिट्टी तैयार में क्या होता है, देखो पहले तो किसान जब गरीब था, बहुत पुराने टाइम पे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो हल से जुताई करते थे खेत की, हल से प्लफिंग करते थे। अब हल भी दो तरह के होते थे, पहले लकड़ी का होता था, फिर आयरन का हुआ। लेकिन अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि इतने बड़े खेत को अगर हम हल से जोतेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है, टाइम इतना है नहीं किसी के पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस कल्टीवेटर बोलते हैं, कल्टीवेटर के थ्रू हम बड़े बड़े खेत को कुछ ही घंटों में प्लफिंग कर देते हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सोइंग। सोइंग यानी इसके बाद देखो हमने मिट्टी तैयार कर ली, इसके बाद था सोइंग। सोइंग यानी बीज बोना। हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। अब देखो बीज बोने के लिए भी ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उनमें क्या, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि गुड क्वालिटी के सीड्स चुनने होंगे आपको, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका, सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पर डालना होता है। इक्वल डिस्टेंस पर क्यों? अगर मान लो आपने एक ही जगह 4-5 सीड्स डाल दिए, क्या होगा, वो जब उगेंगे ना तो उनमें कम जगह में ज़्यादा उगेंगे तो ठीक से उग नहीं पाएंगे। न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा,
उनमें से आधे उगेंगे, आधे बेकार हो जाएंगे। अब जो बेकार हुए, बेकार उनकी वजह से आपके सीड्स जो डाले थे वो बेकार हो गए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सोइंग करते समय, जब किसान सोइंग करता है तो वो इक्वल डिस्टेंस पर डालता है, ठीक है, ताकि जब वो बड़ा होगा तो देखो जब चीज़ बड़ी होती है ना तो वो स्पेस लेती है, जगह घेरती है। तो इसलिए हमें पहले से ही जगह का ध्यान रखते हुए सोइंग करनी है, ठीक है। फिर आता है आपका, आपने बीज डाल दिए, अब उनमें हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। देखो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, मैन्योर तो क्या होता है, खाद, और फर्टिलाइजर उर्वरक। अंतर दोनों में ध्यान रखना, जो मैन्योर होता है वो आपका फील्ड में बनाया जाता है, यानी कि ये खाद एक तरह से हम कह सकते हैं। जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है कुछ दिन बाद, यानी कि गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो आपकी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है मैन्योर, ठीक है। मैन्योर ज़्यादा यूज़, मैन्योर को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, मैन्योर अच्छा होता है, वो यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो केमिकल से बने होते हैं। फर्टिलाइजर भी ठीक है, बट इनकी लिमिट तक ही इनका यूज़ करना चाहिए, वरना ये हमारी सॉइल को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं हम, केमिकल्स और जो भी है। ये क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशन की कमी रही तो हो सकता है वो फसल पक ना पाए, अच्छे से ग्रो ना हो, वीक रह जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन मैंने बताया, सिंचाई, पानी देना, इस तरह से हम पानी देते हैं। ये देखो इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है ये खेत में से पानी दे रहा है, जिससे भी दे रहा है इसका खेत छोटा होगा। जब बड़े बड़े खेत होते हैं हमारे पास तो हम बहुत बड़े बड़े मेथड्स यूज़ करते हैं। आपने स्प्रिंकलर सिस्टम सुना होगा, ड्रिप सिस्टम सुना होगा, या कुएं से पानी लाते हैं हम, ठीक है, रिवर्स, पॉन्ड्स, इनका यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर देखो वीडिंग, ये लड़की क्या कर रही है, वीडिंग कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, ये जो वीड्स थे मैंने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में कि जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं बिना मतलब के, बेफालतू के जो प्लांट्स उग जाते हैं ना उनको हटा लिए। तो यही काम हमें करना होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों को काटना, ठीक है। फसलों को काट रही है यानी कि फसल पक चुकी होती है इस टाइम तक। इसके बाद आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में मैंने बताया आपको, जो आपकी फसल होती है ना उसको कूड़े में से, कूड़ा मतलब उसको सीड्स अलग करते हैं, चाफ बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा जो उसकी कवरिंग होती है ना, चाफ बोलते हैं इसको। चाफ से सीड को अलग करते हैं, बीजों को अलग करते हैं, और बीज अलग करने के बाद उनको स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज, ठीक है। देखो बोरी के कट्टे हैं ये, इनमें इनको स्टोर किया हुआ है। अच्छा, अब ये आपकी थी सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, अच्छा एक मिनट, देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट करो, ठीक है। स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनको नोट करो अपनी कॉपी में और इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये एक एक करके मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। सबसे पहला है आपका, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, हाँ क्रॉप, बिल्कुल सही। देखो जब एक ही तरह के प्लांट्स किसी बड़े लैंड पर, बड़े एरिया पर उगाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ सॉइल। यानी कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है फसल उगाने के लिए वो क्या होता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आएगा इसमें, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। इजी था, इनको आप नोट कर लो। नेक्स्ट, ये आपको बताना है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको दो दो एग्जाम्पल देने हैं, किसके, खरीफ क्रॉप के एंड रबी क्रॉप्स के, ठीक है। अच्छा दिव्यांश, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अच्छा चलो चलो बाद में करती हूँ, बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके,
तो क्लास के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? तैयार रहना, ध्यान से सुनते रहो मैं जो भी आपको समझा रही हूँ, ठीक है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? देखो मैंने आपको बताया था, आपका पैडी, पैडी मतलब धान, ठीक है? और क्या था उसमें? ग्राउंड नट था, कॉटन था, ये सभी एग्जाम्पल आपके खरीफ क्रॉप्स के हैं, ठीक है? रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, देखो मेरे पढ़ाने के साथ साथ ना आप कॉपी बंद करके खुद को चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया वो आपको कितना आया, ठीक है? आप अपने आप भी इनके आंसर्स देते रहो, ठीक है? अच्छा, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या थे? बीज था आपका, धान था, ठीक है? चना और मस्टर्ड था, लिनसीड्स था, ये सब एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? दिस इज अ आर्ट, ठीक है? दिस इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। ये एक आर्ट होती है जो किसान करता है, ठीक है? कृषि बोलते हैं हिंदी में। व्हाट आर क्रॉप्स? क्रॉप्स क्या होते हैं? ये जो फर्स्ट आपको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप क्रॉप लिख दो लास्ट में तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स cultivated on a large scale at a place is called crop, ठीक है? Okay. And last question is, what are agricultural practices? Name some agricultural practices. Agriculture practice होती क्या है, उसकी definition? Definition क्या थी? There are some activities which are done by farmer for a proper cultivation of crops. ठीक है? Okay. एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी कौन कौन सी आपकी सीक्वेंस में? अच्छा ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आए आपका तो आपको सीक्वेंस में ही सारी एक्टिविटीज बतानी होगी, यानी कि सबसे पहले क्या होती है फिर उसके बाद क्या। हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते, हम स्टोरेज को पहले और इरिगेशन को पहले नहीं बता सकते। जो काम जब होता है आपको तभी बताना है। सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बाद सोइंग, बीज बोना, उसके बाद थर्ड क्या होता है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। उसके बाद हम इरिगेशन और वीडिंग, ये आप थोड़ा चेंज कर सकते हो बट कोशिश करना सीक्वेंस में याद रहे, ठीक है? इरिगेशन करते हैं, फिर वीडिंग करते हैं, ठीक है? वीडिंग करने के बाद क्या करते हैं हम? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग यानी फसल काट लेते हैं, फिर थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग में उसको हम सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट होता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि उनको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, अब हम पहला स्टेप यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारी पहली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहला काम था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करना। अब देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, कभी भी किसी भी फसल को उगाने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट, टर्न एंड लूज सॉइल, इसमें हम क्या करते हैं? हम सॉइल को ना टर्न करते हैं, लूज करते हैं, उलट पुलट करते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप फ्लफिंग मतलब हल से कर सकते हो या फिर कल्टीवेटर से कर सकते हो, ठीक है? लूज करते हैं सॉइल को। अब देखो लूज करने के ये भी फायदे हैं, जब मिट्टी को लूज करते हैं ना तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और सॉइल में एयर जाती है, रेस्पिरेशन होता है, वो हमारी सॉइल के लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स की ग्रोथ। हाँ देखो जो मैंने आपको अभी बताया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते समय जब हम टर्न करते हैं ना सॉइल को तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है। बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो उसमें एक्शन करने लगते हैं और बैक्टीरिया अगर सॉइल में होंगे तो वो आपके ह्यूमस को ऐड करते हैं, ठीक है? ह्यूमस एक तरह से मैन्योर भी है, मैन्योर का ही फॉर्म है। ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस मतलब जो नेचुरली जो न्यूट्रिशन प्लांट्स को चाहिए होते हैं ना वो माइक्रोब्स की ग्रोथ से आते हैं। आपने देखा होगा केचुआ जो होता है ना, केचुए को अगर हम खेत खेत में छोड़ दें तो वो क्या करता है? मिट्टी में ह्यूमस ऐड करता है। अर्थवॉर्म जो होता है वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है और इसीलिए अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, यानी कि किसानों का मित्र कहते हैं।
क्योंकि वो किसानों की बहुत हेल्प करता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में किसानों की बहुत मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लफिंग। ठीक है, यानी कि मिट्टी तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लफिंग या फिर टाइलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं। और प्लफिंग करने का हम, मैंने बताया आपको, या तो प्लफ से कर सकते हैं या फिर कल्टीवेटर से। अब देखिए, अब क्या होता है, हमने मिट्टी को उलट पुलट तो कर लिया। अब उलट पुलट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा लेवल में भी लाना होता है, यानी कि प्लेन करना होता है। ठीक है, प्लेन करने के लिए आपने देखा होगा जो रोड रोलर होते हैं, जिनके मोटे मोटे चौड़े चौड़े पहिए होते हैं, वो क्या करते हैं, सरफेस को प्लेन करते हैं। इसी टाइप के लेवल होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डायग्राम में। अच्छा, पीछे आएगा वो, इसमें नहीं है। आपको देखा होगा आपने, बुलडोजर टाइप का बड़े बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, लेवलर होते हैं, वो सरफेस को प्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है वुड। देखो, प्लफ जो होता है, प्लफ आपका दो तरह का होता है, ध्यान रखना, या तो आयरन का होगा या वुड का होगा। पहले वुडन प्लफ यूज करते थे किसान, जब इतने ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, या हम कह सकते हैं आयरन उतना इजीली अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो प्लफ लकड़ी से करते थे। ठीक है, बट आयरन का अब यूज़ होता है, बल्कि अब तो आयरन से भी बड़ी चीज़ आ गई है आपकी, कल्टीवेटर। ठीक है, आयरन का देखो क्या है, आयरन का बहुत डीपली गहराई में मिट्टी तक जाएगा और अच्छे से प्लफिंग कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आयरन प्लफ इज बेटर देन वुडन प्लफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर टाइलिंग। देखो, कभी कभी क्या होता है, हम जब टाइलिंग कर रहे होते हैं या प्लफिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ही, प्लफिंग के दौरान ही अगर हम मिट्टी में फर्टिलाइजर्स ऐड कर दें या मैन्योर उसमें डाल दें, तो क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि वो मिट्टी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फर्टिलाइजर्स वैसे भी हमें मिट्टी में ही डालने हैं, तो मिट्टी को जब हम टर्न कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो उसी दौरान अगर डाल दिए जाए फर्टिलाइजर्स, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसान करते हैं। एडिंग जो मैंने आपको बताया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम भी कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, जब प्लस करते हैं, सॉरी, हम जब एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं हम, कुछ हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो वही है ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि वे सभी औजार जो किसान यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका प्लग यानी हल। प्लग देखो, आप इस बैकग्राउंड में देखो ध्यान से, ये जो किसान चला रहा है ना, ये हल है। इसको क्या करते हैं, दो एनिमल्स लेते हैं, अ पेयर ऑफ एनिमल लेते हैं और उसमें बांध देते हैं। इसका जो लोहे वाला हिस्सा होता है ना, वो नीचे मिट्टी के अंदर होता है, वो एकदम मतलब घिसता हुआ चला जाता है और मिट्टी को टर्न कर देता है। ठीक है, प्लग भी ऐसा होता है। इसका डायग्राम देखो, कुछ इस तरह होता है, आपकी स्क्रीन पर है। इसके ये दो पार्ट आपको ध्यान रखने हैं प्लग के। ये जो लास्ट का जो ध्यान से देखो, आप स्क्रीन पर भी जूम कर सकते हो। एक मिनट, तो ये जो इसका आपको हैंडल सा दिख रहा है ना, लकड़ी का जो है, ये होता है प्लग शाफ्ट। आप अपनी स्क्रीन पर जूम कर सकते हो। प्लग शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट का मतलब ही होता है एक तरह से पकड़ने के लिए हत्था टाइप। ठीक है, अब जैसे इसका देखो, स्क्रीन पर पीछे बैकग्राउंड में देखो, ये जो ये वाला हिस्सा है ना लकड़ी सी, ये प्लग शाफ्ट होते हैं। अब जो आगे का हिस्सा होता है, प्लग शेयर बोलते हैं इसको। अब ये प्लग शेयर आपका लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी हो सकता है। जो मैंने आपको दो तरह के प्लग बताए थे, वुडन प्लग एंड आयरन प्लग, उनमें जो डिफरेंस होता है ना, वो प्लग शेयर का भी होता है। यानी प्लग शेयर अगर आयरन का है तो उसको आयरन प्लग बोलेंगे, अगर प्लग शेयर आपका वुड का है तो वुडन प्लग बोलेंगे। ठीक है, प्लग शेयर आपका मेटल का होता है, मेटेलिक प्लेट होती है एक तरह से, ताकि वो डीपली सॉइल में जा सके। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका हो मतलब कुदाल बोलते हैं इसे हिंदी में। ये कुछ कुछ आपका आपने देखा होगा, जैसे फावड़ा जो बोलते हैं उस टाइप का होता है। पिक्चर में देखो ध्यान से, इस टाइप का होता है।
ये थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया हुआ है, बट ये आगे का हिस्सा नहीं होता था पहले, बट अब पीछे का भी बन गया है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो वीड्स है, वीड्स को हटाने में काम आता है, बाकी फ्लफिंग भी थोड़ी बहुत इससे की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें थोड़ी सी गहराई में खोदना है तो हम फो का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर क्या करता है आपका, मैंने आपको बताया कि जब बड़े लेवल पर आपको प्लफिंग करनी होती है, बड़े लेवल पे आपको खुदाई करनी है, आपके पास टाइम कम है या आपको बहुत बड़े पर करनी है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हल का यूज़ नहीं करते, प्लफ का यूज़ नहीं करते, उस टाइम पर हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर आप ये बिल्कुल सिमिलर है, आपने जो देखी होगी, जो क्रेन टाइप की आती रहती है। ठीक है, आगे का हिस्सा उसका कुछ इसी तरह का होता है। अब ये देखो, ये इसमें कई तरह के ना आयरन के, मेटल के ये लगे हुए हैं, ये पहने पहने से, ये जब एक साथ मिट्टी में जाते हैं तो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, और बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं तो बहुत बड़े लैंड को जल्दी से प्लग भी कर देते हैं। ठीक है, और ये हाँ ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, ज़्यादातर ट्रैक्टर ड्राइवर होता है ये, यानी कि ट्रैक्टर के पीछे लगाओ, और ट्रैक्टर क्या है, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, आपको जल्दी खेत जोतना है तो स्पीड बढ़ाकर जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी देन है, किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी है, अब उनको कम समय में बहुत बड़ा लैंड वो कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका लेवलर। लेवलर मैंने आपको अभी बताया था क्या करता है, ये आपकी जो प्लफिंग के बाद की जो ज़मीन है ना उसको प्लेन करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है आपका लेवलर। ये देखो आपको इसके बड़े बड़े पहिए नज़र आ रहे होंगे, तो बड़े बड़े जो पहिए हैं इसके रोलर टाइप के, यही क्या करते हैं, बिल्कुल प्लेन करते हैं। ये देखो इतना एरिया प्लेन कर चुका है, ये इधर वाला एरिया बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह पूरे फील्ड में 2-3 चक्कर मारता है और ये पूरे फील्ड को प्लेन कर देता है। ठीक है, लेवलर का काम होता है लेवल में लाना, सॉइल को लेवल में लाना। ठीक है, ओके, तो ये आप एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स अपने याद रखना। ठीक है, 4 होते हैं, प्लस, हो, कल्टीवेटर एंड लेवलर। ठीक है, अब हमने तो अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, उसको शॉर्ट में इस पाई चार्ट में, इस फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है, ध्यान से देखो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लफिंग करते हैं हम। ठीक है, और फिर हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग को थोड़ा साइड करो, अभी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। प्लफिंग देखो, प्लफिंग को हम 2 नाम से बोलते हैं, मैंने बताया था, प्लफिंग भी बोल सकते हो या टाइलिंग भी बोल सकते हो, दोनों सेम प्रोसेस है। यानी मिट्टी को लूज करने का जो प्रोसेस है वो आपका प्लफिंग भी कह सकते हो और टाइलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका, ये देखो इसके 3 मैंने आपको बताए, 3 इम्प्लीमेंट्स होते हैं, प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर। प्लफ कुछ इस तरह का दिखता है, आपको इसके नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, ये किसान हल चला रहा है, देखो साइड में इसका अलग से भी दिखाया हुआ है डायग्राम। ये जो इसका हैंडल टाइप का है इसको प्लफ शाफ्ट बोलते हैं, और ये जो मेटेलिक है ये प्लफ शेयर होता है। ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स याद रखना आप। अच्छा, इसके बाद आता है हो, यानी कुदाल हिंदी में बोलते हैं। ये देखो इस टाइप का है, पावडे टाइप का, ये इसकी मेटल की प्लेट लगी होती है। इसका जो ये हत्था है ये लकड़ी का होता है ज़्यादातर, और ये मेटल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर क्या करता है, प्लफ का ही काम करता है, एक तरह से प्लफिंग ही करता है। ये देखो इसका पीछे का हिस्सा देखो, येल्लो सा है, इसमें बहुत सारे तो मतलब दाग से लगे होते हैं, पहने पहने, ये मान लो जैसा प्लफ है ना, कई तरह की प्लफ जैसी ही स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं। क्या करती हैं, वो खेत को जोतती हैं। अब देखो कितने कम समय में कितना बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। कोने में आपको इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, अलग से कल्टीवेटर भी दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर आता है आपका लेवलर। लेवलर क्या करता है, आपने जो खेत जोता है उसको प्लेन करता है, लेवल में लाता है। ठीक है, अब आज की क्लास का हम इतना ही ये पढ़ते हैं टॉपिक। अब आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, डिस्कशन करूंगी, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आई हो, जो आपको क्वेश्चंस पूछने हो, आप वो पूछ सकते हो। ठीक है।